भाग 8 नए नेताओं के अलग अलग विचार। जुलाई 1928 के कीर्ति में छपे इस लेख में भगत सिंह ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की तुलना की है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जनता में बहुत निराशा और मायूसी फैली। हिंदू मुस्लिम झगड़ों ने बचा खुचा साहस भी खत्म कर डाला। लेकिन देश में जब एक बार जागृति फैल जाए तब देश ज्यादा दिन तक सोया नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों बाद जनता बहुत जोश के साथ उठती तथा हमला बोलती है। आज हिंदुस्तान में फिर जान आ गई है। हिंदुस्तान फिर जाग रहा है। देखने में तो कोई बड़ा जन आंदोलन नजर नहीं आता, लेकिन नींव जरूर मजबूत की जा रही है। आधुनिक विचारों के अनेक नए नेता सामने आ रहे हैं। इस बार नौजवान नेता ही देशभक्त लोगों की नजरों में आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता बड़े होने के बावजूद एक तरह से पीछे छोड़े जा रहे हैं। इस समय जो नेता आगे आए हैं वे हैं बंगाल के पूजनीय श्री सुभाष चंद्र बोस और माननीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। यही दो नेता हिंदुस्तान में उभरते नजर आ रहे हैं और युवाओं के आंदोलनों में विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। दोनों ही हिंदुस्तान की आजादी के कट्टर समर्थक हैं। दोनों ही समझदार और सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन फिर भी इनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। एक को भारत की प्राचीन संस्कृति का उपासक कहा जाता है तो दूसरे को पक्का पश्चिम का शिष्य। एक को कोमल हृदय वाला भावुक कहा जाता है तो दूसरे को पक्का युगांतरकारी। हम इस लेख में उनके अलग अलग विचारों को जनता के समक्ष रखेंगे ताकि जनता स्वयं उनके अंतर को समझ सके और स्वयं भी विचार कर सके। लेकिन उन दोनों के विचारों का उल्लेख करने से पूर्व एक और व्यक्ति का उल्लेख करना भी जरूरी है, जो इन्हीं स्वतंत्रता के प्रेमी हैं और युवा आंदोलनों की विशेष शख्सियत हैं। साधु वासवानी चाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की भांति जाने माने तो नहीं, चाहे देश के राजनीतिक क्षेत्र में उनका कोई विशेष स्थान तो नहीं, तो भी युवाओं पर जिन्हें कि कल देश की बागडोर संभालनी है, उनका असर है और उनके ही द्वारा शुरू हुआ आंदोलन भारत युवा संघ इस समय युवाओं में विशेष प्रभाव रखता है। उनके विचार बिल्कुल अलग ढंग के हैं। उनके विचार एक ही शब्द में बताए जा सकते हैं, वापस वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू वेद्स। यह आवाज सबसे पहले आर्य समाज ने उठाई थी। इस विचार का आधार इस आस्था में है कि वेदों में परमात्मा ने संसार का सारा ज्ञान उड़ेल दिया है। इससे आगे और अधिक विकास नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान ने चौतरफा जो प्रगति कर ली थी, उससे आगे न दुनिया बढ़ी है और न बढ़ सकती है। खैर, वासवानी आदि इसी अवस्था को मानते हैं, तभी एक जगह कहते हैं, हमारी राजनीति ने अब तक कभी तो मैजनी और वोल्टेयर को अपना आदर्श मानकर उदाहरण स्थापित किए हैं और या कभी लेनिन और टॉल्स्टॉय से सबक सीखा। हालांकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उनके पास उनसे कहीं बड़े आदर्श हमारे पुराने ऋषि हैं। वे इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा देश एक बार तो विकास की अंतिम सीमा तक जा चुका था और आज हमें आगे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पीछे लौटने की जरूरत है। आप एक कवि हैं। कवित्व आपके विचारों में सभी जगह नजर आता है। साथ ही आप धर्म के बहुत बड़े उपासक हैं। ये शक्ति धर्म चलाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि इस समय हमें शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। वो शक्ति शब्द का अर्थ केवल भारत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें इस शब्द से एक प्रकार की देवी का, एक विशेष ईश्वरीय प्राप्ति का विश्वास है। वे एक बहुत भावुक कवि की तरह कहते हैं, फॉर इन सॉलिट्यूड हैव कम्युनिकेटेड विथ हर आर एडमायर्ड भारत माता एंड माई एकिंग हेड हैज हर्ड वॉइसेस सेइंग द डे ऑफ फ्रीडम इज नॉट फार ऑफ. Sometimes indeed a strange feeling visits me and I say to myself, holy, holy is Hindustan, for still is she under the protection of her mighty rishis and their beauty is around us, but we behold it not. अर्थात एकांत में भारत की आवाज मैंने सुनी है। मेरे दुखी मन ने कई बार यह आवाज सुनी है कि आजादी का दिन दूर नहीं। कभी कभी बहुत अजीब विचार मेरे मन में आते हैं और मैं कह उठता हूं कि हमारा हिंदुस्तान पाक और पवित्र है, क्योंकि पुराने ऋषि उसकी रक्षा कर रहे हैं।
और उनकी खूबसूरती हिंदुस्तान के पास है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ये कवि का विलाप है कि वो पागलों या दीवानों की तरह कहते रहे हैं कि हमारी माता बड़ी महान है, बहुत शक्तिशाली है, उसे परास्त करने वाला कौन पैदा हुआ है। इस तरह वे केवल मात्र भावुकता की बातें करते हुए कह जाते हैं, आवर नेशनल मूवमेंट मस्ट बिकम अ प्यूरिफाइंग मास मूवमेंट if it is to fulfill its destiny without falling into class war, one of the danger of Bolshevism। अर्थात हमें अपने राष्ट्रीय जन आंदोलन को देश सुधार का आंदोलन बना देना चाहिए, तभी हम वर्ग युद्ध के बोल्शेविज्म के खतरों से बच सकेंगे। वो इतना कहकर ही गरीबों के पास जाओ, गांवों की ओर जाओ, उनको दवा दारू मुफ्त दो, समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया। वे छायावादी कवि हैं। उनकी कविता का कोई विशेष अर्थ तो नहीं निकल सकता, मात्र दल का उत्साह बढ़ाया जा सकता है। बस पुरातन सभ्यता के शोर के अलावा उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं। युवाओं के दिमागों को वो कुछ नया नहीं देते, केवल दिल को भावुकता से ही भरना चाहते हैं। उनका युवाओं में बहुत असर है और भी पैदा हो रहा है। उनके दकियानुसी और संक्षिप्त से विचार यही हैं जो कि हमने ऊपर बताए हैं। उनके विचारों का राजनीतिक क्षेत्र में सीधा असर न होने के बावजूद बहुत असर पड़ता है, विशेषकर इस कारण के नौजवानों युवाओं को ही कल आगे बढ़ना है और उन्हीं के बीच इन विचारों का प्रचार किया जा रहा है। अब हम श्री सुभाष चंद्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आ रहे हैं। 2-3 महीनों से आप बहुत सी कॉन्फ्रेंसों के अध्यक्ष बनाए गए हैं और आपने अपने अपने विचार लोगों के सामने रखे। सुभाष बाबू को सरकार तख्ता पलट गिरोह का सदस्य समझती है और इसलिए उन्हें बंगाल अध्यादेश के अंतर्गत कैद कर रखा था। आप रिहा हुए और गरम दल के नेता बनाए गए। आप भारत का आदर्श पूर्ण स्वराज्य मानते हैं और महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षीय भाषण में आपने इसी प्रस्ताव का प्रचार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू ही के सुपुत्र हैं, बैरिस्टरी पास हैं। आप बहुत विद्वान हैं। आप रूस आदि का दौरा कराए हैं। आप भी गरम दल के नेता हैं और मद्रास कॉन्फ्रेंस में आपके और आपके साथियों के प्रयासों से ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकृत हो सका था। आपने अमृतसर कॉन्फ्रेंस के भाषण में भी इसी बात पर जोर दिया, लेकिन फिर भी इन दोनों सज्जनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अमृतसर और महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंसों के इन दोनों अध्यक्षों के भाषण पढ़कर ही हमें इनके विचारों का अंतर स्पष्ट हुआ, लेकिन बाद में बंबई के एक भाषण में ये बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया। वो एक बहुत भावुक बंगाली हैं। उन्होंने भाषण आरंभ किया कि हिंदुस्तान का दुनिया के नाम एक विशेष संदेश है, वो दुनिया को आध्यात्मिक शिक्षा देगा। खैर, आगे वे दीवाने की तरह कहना आरंभ कर देते हैं, चांदनी रात में ताजमहल को देखो और जिस दिल की ये सूझ का परिणाम था उसकी महानता की कल्पना करो। सोचो, एक बंगाली उपन्यासकार ने लिखा है कि हम में ये हमारे आंसू ही जमकर पत्थर बन गए हैं। वो भी वापस वेदों की ओर ही लौट चलने का आह्वान करते हैं। आपने अपने पूना वाले भाषण में राष्ट्रवादिता के संबंध में कहा है कि अंतरराष्ट्रीयतावादी राष्ट्रीयतावाद को एक संकीर्ण दायरे वाली विचारधारा बताते हैं, लेकिन यह भूल है। हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता का विचार ऐसा नहीं है। वो न संकीर्ण है, न निजी स्वार्थ से प्रेरित है और न उत्पीड़नकारी है, क्योंकि इसकी जड़ या मूल में तो सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात सच, कल्याणकारी और सुंदर। यह भी वही छायावाद है, कोरी भावुकता है। साथ ही उन्हें भी अपने पुरातन युग पर बहुत विश्वास है। वो प्रत्येक बात में अपने पुरातन युग की महानता देखते हैं। पंचायती राज का ढंग उनके विचार में कोई नया नहीं। पंचायती राज और जनता के राज को वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में वो बहुत पुराना है। वे तो यहां तक कहते हैं कि साम्यवाद भी हिंदुस्तान के लिए नई चीज नहीं है। खैर, उन्होंने सबसे ज्यादा उस दिन के भाषण में जोर किस बात पर दिया था कि हिंदुस्तान का दुनिया के लिए एक विशेष संदेश है। पंडित जवाहरलाल आदि के विचार इससे बिल्कुल विपरीत हैं। वे कहते हैं, जिस देश में जाओ
वही समझता है कि उसका दुनिया के लिए एक विशेष संदेश है। इंग्लैंड दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है। मैं तो कोई विशेष बात अपने देश के पास नहीं देखता। सुभाष बाबू को उन बातों पर बहुत यकीन है। जवाहरलाल कहते हैं, एवरी यूथ मस्ट रिबेल, नॉट ओनली इन पॉलिटिकल स्फेयर बट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्फेयर्स ऑल्सो। I have not much use for any man who comes and tells me that such and such things is said in Quran. Everything unreasonable must be discarded even if they find authority foreign that such and such things is said in Quran. Everything unreasonable must be discarded even if they find authority foreign the Vedas and Quran. यानी प्रत्येक नौजवान को विद्रोह करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी। मुझे ऐसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं जो आकर कहे कि फला बात कुरान में लिखी हुई है। कोई बात जो अपनी समझदारी की परख में सही साबित न हो, उसे चाहे वेद और कुरान में कितना ही अच्छा क्यों न कहा गया हो, नहीं माननी चाहिए। ये एक युगांतरकारी के विचार हैं और सुभाष के एक राज परिवर्तनकारी के विचार हैं। एक के विचार में हमारी पुरानी चीजें बहुत अच्छी हैं और दूसरे के विचार में उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाना चाहिए। एक को भावुक कहा जाता है और एक को युगांतरकारी और विद्रोही। पंडित जी एक स्थान पर कहते हैं, टू दोज हु स्टिल फाउंड चेरिश ओल्ड आइडियाज एंड आर स्ट्राइविंग टू ब्रिंग बैक द कंडीशंस व्हिच प्रिवेल्ड इन अरेबिया 1300 years ago or in the Vedic age in India, I say that is inconceivable that you can bring back the hoary past. The world of reality will not retrace its step. The world of imaginations may remain stationary. वे कहते हैं कि जो अब भी कुरान के जमाने के अर्थात 1300 बरस पीछे के अरब की स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, जो पीछे वेदों के जमाने की ओर देख रहे हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वो युग वापस लौट आएगा। वास्तविक दुनिया पीछे नहीं लौट सकती। काल्पनिक दुनिया को चाहे कुछ दिन यहीं स्थिर रखो, और इसीलिए वे विद्रोह की आवश्यकता महसूस करते हैं। सुभाष बाबू पूर्ण स्वराज्य के समर्थन में हैं क्योंकि वे कहते हैं कि अंग्रेज पश्चिम के वासी हैं, हम पूरब के। पंडित जी कहते हैं कि हमें अपना राज कायम करके सारी सामाजिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। उसके लिए पूरी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। सुभाष बाबू मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं और उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं। पंडित जी एक क्रांति करके सारी व्यवस्था ही बदल देना चाहते हैं। सुभाष भावुक हैं दिल के लिए। नौजवानों को बहुत कुछ दे रहे हैं पर मात्र दिल के लिए। दूसरा युगांतरकारी हैं जो कि दिल के साथ साथ दिमाग को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। They should aim at Swaraj for the masses based on socialism. That was a revolutionary change which they could not bring out without revolutionary methods. Mere reform or gradual repairing of the existing machinery could not achieve the real power Swaraj for the general masses. अर्थात हमारा समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए, जो कि युगांतरकारी तरीकों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। केवल सुधार और मौजूदा सरकार की मशीनरी की धीमी धीमी की गई मरम्मत जनता के लिए वास्तविक स्वराज्य नहीं ला सकेगी। यह उनके विचारों का ठीक ठाक अक्स है। सुभाष बाबू राष्ट्रीय राजनीति की ओर उतने समय तक ही ध्यान देना आवश्यक समझते हैं जितने समय तक दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान की रक्षा और विकास का सवाल है। परंतु पंडित जी राष्ट्रीयता के संकीर्ण दायरों से निकलकर खुले मैदान में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि हमारे सामने दोनों के विचार आ गए हैं, हमें किस ओर झुकना चाहिए। एक पंजाबी समाचार पत्र ने सुभाष की तारीफ के पुल बांधकर पंडित जी आदि के बारे में कहा था कि ऐसे विद्रोही पत्थरों से सिर मार मार कर मर जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब पहले ही बहुत भावुक प्रांत है। लोग जल्द ही जोश में आ जाते हैं और जल्द ही झाग की तरह बैठ जाते हैं। सुभाष आज शायद दिल को कुछ भोजन देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब के नौजवानों को इन युगांतरकारी विचारों को खूब सोच विचार कर पक्का कर लेना चाहिए।
इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके अंधे पैरोकार बन जाना चाहिए, लेकिन जहां तक विचारों का संबंध है वहां तक इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए, ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान के इनकलाब की आवश्यकता, दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सकें। सोच विचार के साथ नौजवान अपने विचारों को स्थिर करें, ताकि निराशा, मायूसी और पराजय के समय में भी भटकाव के शिकार न हों और अकेले खड़े होकर दुनिया से मुकाबले में डटे रह सकें। इसी तरह जनता इनकलाब के ध्येय को पूरा कर सकती है।